एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास, उसका शरीर असामान्य रूप से ज़्यादा बढ़ रहा था। उम्र कम थी लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के आसपास रही हो। रात में जब पूरा परिवार सो जाया करता था तब वो लड़की जागती थी और वो जाग कर वो पूरे घर में उधम मचाया करती थी, इधर से उधर भागा करती थी। उसके इधर से उधर भागने से घर के एक एक सदस्य को परेशानी होती थी। यही नहीं, जब जब उसका मन करता था तब तब उस सोए हुए शख्स को जगाया करती थी और उसके पास जाकर सो जाया करती थी। ऐसे ही करते करते महीने, 2 महीने, 4 महीने गुजरते चले जाते हैं और इस घर के सदस्यों को परेशानी होती थी कि रात को ये सोने नहीं देती है, दिन में इतना सारा काम करना होता है। मगर ये सब अब सामान्य होने वाला था। दरअसल वो लड़की अब कई दिनों से ना उठ रही थी, ना ही किसी को परेशान कर रही थी। जब 4 या 5 दिन बीत जाते हैं तो उसकी माँ परेशान हो जाती है सोचकर कि आज उसकी लड़की जागी क्यों नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। तभी वो अपनी बेटी को इधर उधर कमरों में तलाश करना शुरू कर देती हैं। वो लड़की मिल जरूर जाती है लेकिन अपने भाई के साथ सोई हुई थी। भाई और बहन दोनों सोए हुए हैं एक साथ। ये देखकर माँ को थोड़ी तसल्ली होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका रोज़ का काम है, वो किसी न किसी के पास जाकर सोती ही थी। मगर एक दिन उस लड़की के साथ ऐसा होता है, उसकी माँ ने, उसके परिवार ने, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और देखते ही देखते इस घर के अंदर 3 कत्ल हो जाते हैं और चौथे व्यक्ति की भी जान चली जाती है। जब ये बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है तो पूरा पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरने को तैयार हो जाता है और ये ऐलान कर देते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस घटना का खुलासा कर दीजिए, नहीं तो चक्का जाम हो जाएगा। तब कहीं जाकर पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की। दरअसल यहाँ का एक थाना है कृष्णा नगर और इसी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है, मोहल्ला किला मोहम्मदी। यहाँ पर एक कांस्टेबल है जिसका नाम है सूर्य नारायण चतुर्वेदी। इसका घर इसी मोहल्ले में है और इसी थाना क्षेत्र में उसकी एक चौकी लगती है, बिजनौर चौकी। बिजनौर चौकी पर वो रात की ड्यूटी दिया करता था। सब कुछ घर में सही चल रहा है सामान्य रूप से। इस घर के अंदर उसकी पत्नी है, उसके बच्चे रहते हैं और अचानक ही एक दिन 22 अक्टूबर 1998 की सुबह उनका पड़ोसी यतेंद्र कुमार त्रिपाठी जैसे ही घर की हालत को देखता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल वो घर के अंदर झांक के देखता है तो घर के अंदर से चारों तरफ से ब्लड बह रहा था और वो ब्लड बहते बहते दहलीज तक पहुंच चुका था। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद, उसका शोर शराबा सुनने के बाद जो आसपास के लोग घरों में थे वो सुबह सुबह जाग जाते हैं और आकर देखते हैं तो घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हुई हैं। 3 बेटियां मरी हुई हैं और इस सिपाही की जो पत्नी होती है वो भी मरी हुई थी। पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो इलाके के एसएसपी AKD द्विवेदी वो भारी पुलिस बल के साथ ही SHO ये सभी मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिपाही अपनी ड्यूटी पर था। अब ये पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उस सिपाही को ये सूचना कैसे दी जाए, तुम्हारी 3 बेटियों की हत्या हो चुकी है, साथ ही पत्नी की भी हत्या हो चुकी है। सबके सब परेशान थे और यहाँ आने के बाद जब SSP इस कमरे के अंदर जाते हैं तो एक कोने में उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी, जिसका नाम रिंकी होता है, उम्र जिसकी अभी 8 साल है, वो डरी हुई, सहमी हुई बैठी हुई है एक कोने में। ना तो उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही है, ना ही वो रो रही है। तभी SSP चारों तरफ और देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी 5 साल की एक लड़की है जिसका नाम नीतू है, 3 साल की एक लड़की है जिसका नाम विक्की है और 1.5 साल की एक लड़की है जिसका नाम इंदु है। तीनों की लाश पड़ी हुई हैं। उनके शरीर से बेइंतहा खून बह चुका था, कह सकते हैं कि खून सूख चुका था। पत्नी की भी वही बॉडी पड़ी हुई है और अचानक ही एक सिपाही ने जैसे ही उसकी पत्नी के हाथ को पकड़ा है, उसकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की है, तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि साहब ये तो ज़िंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। अब उसकी सांसों की चलने की बात देखते ही तुरंत ही पुलिस वाले आनन फानन ही उस महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजते हैं। और इसी बीच में SSP कहते हैं कि जो सूर्य नारायण चतुर्वेदी है उसको भी मौके पर बुला लिया जाए। अब सूर्य नारायण चतुर्वेदी को गाड़ी भेजी जाती है। बात है 1998 की, क्योंकि उन दोनों इतनी सुविधाएं हुआ नहीं करती थी, ना मोबाइल थे और ना ही इतने पुलिस के पास ये वायरलेस जैसे हर किसी के व्यक्ति के पास होता नहीं था। अब सीधा सूर्य नारायण जैसे मौके पर पहुँचते हैं तो उसकी पत्नी को उठाया जा रहा था, उसको अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश की जा रही थी,
वो अपने बच्चों को देखकर रोने लगता है, बिलखने लगता है। ज़ोर ज़ोर से उसके रोने की, उसके बिलखने की आवाज़ें, उसकी सिसकियों की आवाज़ें देखते हुए सब के सब परेशान हो जाते हैं। ये धीरे धीरे खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। आखिरकार एक सिपाही जो रात की ड्यूटी दे रहा था, उसके साथ एक होमगार्ड भी शामिल था, वो पूरी रात अपने स्थल पर था जहाँ पर उसकी ड्यूटी थी। तो आखिरकार किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है? फिर ये पूरे पुलिस महकमे में खबर पहुँच जाती है और देखते ही देखते अखबार के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये पता चल जाता है कि सिपाही के 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है और पत्नी ज़िंदगी और मौत की सांसें गिन रही है। आखिरकार मामला है क्या, क्या नहीं है? यहाँ पर पुलिस वाले उस 8 साल की बच्ची से जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एकमात्र चश्मदीद गवाह है। जो रात हुआ है वो उसको ही पता था, इसके अलावा किसी को नहीं पता था। जब उस बेटी से पूछने की कोशिश कर रहे थे तब पता चलता है कि ये मंदबुद्धि है। इसका दिमाग उतना नहीं चलता है जितना और बच्चों का चलता है। ना इसको ये पता है कि बुरा क्या है, ना इसको ये पता है अच्छा क्या है। मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है, उसके माध्यम से भी ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार उस रात में हुआ क्या था। तो मनोचिकित्सक भी ये पता करने में सफलता हासिल नहीं कर पाते। उधर अपने बच्चों को मरा हुआ देखने के बाद, अपनी पत्नी को गंभीर हालत देखने के बाद, अपनी बेटी की हालत बुरी देखने के बाद वो सिपाही भी बेहोश हो जाता है। उसको भी आनन फानन उपचार के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और जब कई घंटे बीत जाते हैं तो उसको होश आता है। सिपाही कहता है कि मेरा भतीजा कहाँ है? यानी कि अब तक जो घर में मौजूद हैं वो सब तो दिखाई उसको दे जाते हैं, लेकिन उसका भतीजा कहाँ है वो दिखाई नहीं देता। इसी बात को लेकर पुलिस वाले और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार उसका भतीजा कहाँ है। तभी उसका भतीजे का नाम होता है प्रदीप, और वायरलेस के माध्यम से सूचना दी जाती है कि एक लड़का है जो गायब हो चुका है, उसका आता पता कहीं किसी को मिले तो जल्दी से जल्दी पुलिस को सूचना दी जाए। उसका हुलिया, उसके पहनावा, उसके कद काठी सब कुछ बताया जाता है। और कद काठी बताने के बाद दूसरे दिन एक बलरामपुर ज़िला है, बिजली पानी किले के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो गंभीर अवस्था में मिल जाता है। और जैसे ही स्थानीय लोगों के माध्यम से इलाके की पुलिस को सूचना दी जाती है, इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आकर देखती है वो लड़का गंभीर रूप से घायल था। एक तरफ पुलिस ने ये आवाज़ लगाई थी कि प्रदीप का हुलिया बताया गया था, दूसरी तरफ ये लड़का जब वहाँ मिल जाता है तो दोनों का कोऑर्डिनेट पुलिस कर लेती है और करने के बाद इस लड़के को उपचार के लिए बलरामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उधर सिपाही को भी होश आता है और जब सिपाही को होश आता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा भतीजा जिला अस्पताल में भर्ती है। तुरंत ही पुलिस को जल्दी से उसे लेके वहाँ मौके पे जाते हैं। इससे पहले कि वहाँ पर पहुँच पाते उस लड़के की भी मौत हो चुकी थी, वो भी मर चुका था। सबके सब परेशान थे। तीनों बेटियों का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, उस लड़के का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़के के शरीर में गंभीर चोट लगी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है, यानी कि वो पीपल के पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, शायद वहीं से गिरने की वजह से उसकी गर्दन में कोई ऐसी चोट लगी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही या फिर उपचार के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन लड़कियों के साथ जो हुआ था, उनको बुरी तरह से किसी धारदार हथियार से मारा गया था। पत्नी को भी धारदार हथियार से मारा गया था और गर्दन पर उसकी कुछ ज़्यादा ही घाव था, जिसके वजह से लग रहा था कि बच पाएगी नहीं बच पाएगी। अब पुलिस के लिए ये एक सवाल था कि आखिरकार इस हत्याकांड को, इस जघन्य हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है? 1.5 साल की बच्ची हो या 3 साल की बच्ची हो या 5 साल की बच्ची हो, तीनों को किसने मारा है और पत्नी को किसने मारा है और भतीजा के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? अब पुलिस वाले उस पोस्टमार्टम के होने के बाद इनके शव को सुपुर्द कर देते हैं। उस शवों को लेकर वो अपने मूल गृह जनपद यानी गोंडा पहुंचता है। वहां जाने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है। आईजी हो, डीआईजी हो, आईजी जॉन करमबीर सिंह, डीआईजी ए.के. गुप्ता, एसएसपी ए.के.डी. द्विवेदी, एसपी सिटी सुभाष बघेल, एसपीआरए विजय भूषण और एसटीएफ की टीम राजेश पांडे अपनी टीम के साथ ये जगह जगह इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। यहाँ दुश्मनी का एंगल भी खंगाला जाता है। 2 साल या 3 साल पहले इस सिपाही के घर में डकैती पड़ी थी। वहाँ पर उन्होंने एक डकैत को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ऐसा लगा कि शायद उस डकैत के परिवार ने, ये डकैत ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। गांव में जितनी भी दुश्मनी थी उस एंगल को तलाशा, उससे भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। पत्नी का किसी से अफेयर तो नहीं है, इस एंगल को भी तलाशा जाता है, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। 10 दिन, 15 दिन और 1 महीने बाद जब उस महिला को होश आता है,
होश तो उसको पहले ही आ चुका था, लेकिन गर्दन पर फावड़ा कुछ इस तरह लगा था कि वो बात करने में असक्षम थी। उसको कागज़ पेन भी दिया था ताकि लिख सके, वो लिखने में भी समर्थ नहीं थी। जब 1 महीना बीत जाता है और उसे होश आता है, डॉक्टर खबर देते हैं कि वो अब बोल सकती है, बातचीत कर सकती है। तब उस महिला से पूछा जाता है तो वो चौंकाने वाली बात बताती है। दरअसल वो बताती है कि लगभग 1 साल से उनका भतीजा प्रदीप, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, वो घर में ही रह रहा था और इस बीच में उसकी जो बेटी थी उसका असामान्य रूप से विकास हो रहा था। उसके शरीर के कुछ अंगों को देखकर लग रहा था कि ये लड़की 8 साल की नहीं बल्कि 15 साल की, अपनी दुगनी उम्र की वो लग रही थी। रात को जग जाया करती थी, सबको परेशान किया करती थी। छोटी बहन हो, पापा हो या फिर माँ हो, कोई भी हो, भाई हो, सबको परेशान किया करती थी। इसी तरह से जब वक्त आगे गुजरता है तब वो लड़की फिर परेशान नहीं करती थी बल्कि शांत रहती थी। वो अपने भाई के साथ ही सो जाया करती थी। शुरुआत में उसकी माँ को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार ऐसा कैसे सो सकती है। वो बीच में जाती थी, उस अपनी बेटी को अपने भाई के पास से उठाकर अपने पास लाकर सुला लिया करती थी, लेकिन जैसे ही माँ की आंख लगती थी तुरंत वो बेटी जाकर भाई के पास सो जाया करती थी। इसी तरह से लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है और वो सोने का सिलसिला चल रहा था। शुरुआत में उसकी माँ ने कहा कि भाई बहन ही तो हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगभग 1.5 महीने के बाद वो लड़का और वो लड़की दोनों एक दूसरे के साथ सोए हुए थे और तभी उस लड़की की चीखें निकलने लगती हैं। क्योंकि चीखें पहले भी निकलती थीं, आसपास के लोगों को इस बात का कोई भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि इस घर से चीखें आती थीं। लड़की मंदबुद्धि होती है, तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसलिए उसने उस दिन जो चीख थी, उसकी वो चीख असामान्य थी, परेशान करने वाली थी। माँ दौड़ते हुए इस कमरे की तरफ जाती है, अपनी ही बेटी को उजाले में देखती है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जो भतीजा होता है प्रदीप, वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। तभी उस महिला सिपाही की पत्नी सीता देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रदीप को डांटते हुए कहती है, तुम्हारे चाचा को मैं सब कुछ बता दूंगी। अब तुमने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। तुरंत के तुरंत मेरे घर से यहाँ से बाहर निकल जाओ, सीधा यहाँ से अपने घर चले जाओ। चाची भतीजे को डांट रही थी, फटकार रही थी। वो चुपचाप अपने कपड़े धीरे धीरे पहनकर चप्पल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दिखाई देता है एक फावड़ा, और फावड़ा लेकर तुरंत ही वो अपनी चाची पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो अपनी चाची के सर में मारता है, उसके बाद चाची की गर्दन में मारता है। चाची की गर्दन में लगने के बाद खून बहुत तेज़ी के साथ बहने लगता है। जब चाची चिल्ला रही थी, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, तभी जो 1.5 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, वो भी जाग जाती हैं और उसने उसी फावड़े से अपनी 3 बहनों की जान ले ली। लेकिन जाते जाते उसने अपनी उस मंदी बुद्धि बहन की जान नहीं ली, बल्कि जो उसने कपड़े नहीं पहने थे उन्हें कपड़े पहनाए और यहाँ से वो भागता रहा। क्योंकि उस दिन यतेंद्र कुमार त्रिपाठी ने इस भतीजे को भी भागते हुए देखा था, जो कि उसने बहुत बाद में पुलिस को बताया था। ये भागता भागता ऐसे चल रहा था और एक जगह लगती है बिजली पानी किले के पास, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है। वो सोच रहा था कि मैं पीपल के इस पेड़ में जाकर छुप जाऊंगा तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। वो लगातार इतना होपलेस हो चुका था कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और चढ़ते चढ़ते कब उसका पैर फिसल के वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़मीन पर कुछ इस तरह से गिरता है कि गर्दन या सर के बल गिरता है, जिसकी वजह से उसका ये गर्दन जो होती है वो टूट जाती है और हाथों हाथ वो मर जाता है। पुलिस वाले तमाम तरह से जांच करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई और एंगल तो नहीं है, लेकिन यही एंगल लास्ट में आता है कि भतीजे ने ही पूरे परिवार की जान ली है। पत्नी की हालत ठीक हो जाती है। जो भी कुछ इस घर में होता है बहुत बुरा होता है। जब सच लोगों के सामने आता है, सुन के सब हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है, बल्कि आपको बताना है अपनी बेटियों पर पूरी तरह से ध्यान दें। भाई हो, परिवार का कोई सदस्य हो या गैर मर्द हो, गैर बच्चा हो, लड़कियों के पास जाने से उसको रोकें और अपने बच्चों पर हर वक्त ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो आपके बच्चे कहीं गलत रास्ते पर निकल जाएं। दोस्तों, जाते जाते जाकिर खान हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, सहाना है, आज इन दोनों का जन्मदिन है। जन्मदिन की इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही विनीत सक्सेना, अजीत सिंह, प्रदीप प्रजापति, मुकेश भारद्वाज सऊदी अरब से हैं, मोहसिन चौधरी शामली से हैं, नजरुल अंसारी हैं, विवेक कुमार मुजफ्फरनगर से हैं, अगम सिंह बाड़मेर से हैं, शमशाद खान जरोली से हैं, करण सिंह राणा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।